नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। आज का घटनाक्रम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी जो विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए की आज का थी, लेकिन उसमें सुनवाई अगले तारीख के लिए यानी 1 अगस्त के लिए टली। इस बीच हुआ क्या, काफ़ी चर्चा हुई, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे और एक पक्ष ये मांग कर रहा था उनको अयोग्य घोषित किया जाए, दूसरा पक्ष इसके लिए विरोध कर रहा था। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आया। वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि जो सॉलिसिटर जनरल साहब थे उन्होंने एक बात रखी कि मैं बहैसियत एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये लॉयर के तरीके से नहीं कि मतलब किसी पक्ष की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि एक विषय जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और वो विषय शायद ये रखा गया कि जो प्री पोल अलायंस की पार्टीज़ हैं, अगर वो प्री पोल तोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करती हैं, जाती हैं, तो उनके जाने को क्या एंटी डिफेक्शन में रखा जाए कि न रखा जाए, इस पर विचार होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है और ये पूरे अब तक की जितनी इस तरह की घटनाएं हैं उनके को मोड़ देने वाला है। तो इसका क्या मतलब है और जो अब घटनाक्रम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका क्या होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल पक्ष तो एक है ही है इसका कि अदालत क्या फैसला देगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बन चुकी है, उनके विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं, विधानसभा की पूरी प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट ने ये कहा कि अभी फिलहाल मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष कोई फैसला न करें। तो एक तकनीकी पक्ष है और दूसरा जो इससे भी ज़्यादा ब्रॉडर निकल के आता है इशू, वो कि पार्टी शिवसेना ओरिजिनल कहूँ मैं या जो दूसरी वाली कहूँ, कौन सी कहूँ, वो अभी कितनी बची है उद्धव ठाकरे जी के पास, क्योंकि अब विधायकों सांसदों के बाद जो पार्षद हैं नवी मुंबई के, थाने के, वो सब भी जाने लगे हैं बड़ी संख्या में। उनका जो पलायन है शिंदे जी की तरफ जाने शुरू हो चुका है। तो पार्टी स्तर पे क्या है और किसकी है दरअसल शिवसेना ओरिजिनल वाली, और चुनाव चिन्ह की लड़ाई भी शायद लंबी चलेगी, उसको भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं आपको उनसे परिचय करा दूँ। हमारे साथ राजीव पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं। किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, शिवसेना पुरानी वाली मान के चलिए, ओरिजिनल वाली जो उद्धव जी वाली उसके हैं। हालांकि ओरिजिनल में भी आजकल बड़ा कौन वाली ओरिजिनल मानी जाए ये नहीं, तो मैं कह रहा हूँ उद्धव जी वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं। तुलसीदास भोइटे जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट से महाराष्ट्र की राजनीति पे हैं, और वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभय दुबे जी हैं जो प्रोफेसर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले थोड़ा सा इसको कानूनी पक्ष को समझना चाहता हूँ। अश्विनी दुबे जी, कोर्ट में आज क्या हुआ ये बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो जो आर्ग्यूमेंट थी वो आर्ग्यूमेंट ये थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करें तो जो शिवसेना की तरफ से आर्ग्यूमेंट थी उसमें यह था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्यवाही इनके ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि पार्टी का सुप्रीमो ही चीफ मिनिस्टर बनेगा या पार्टी का सुप्रीमो ही डिसाइड करेगा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो मिस्टर हरीश साल्वे की तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई वो ये हुई कि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में अगर प्राइम मिनिस्टर को भी हटाना जाए, हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को भी चुने हुए प्रतिनिधि किसी समय हटा सकते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो 10th शेड्यूल में प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस जो एकनाथ शिंदे गुट के एमएलएज, खास तौर से वो एमएलए जो रेबल एमएलएज हैं, उनके ऊपर होना चाहिए नहीं। चौथा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जो उन्होंने एज ए डेप्यूटी स्पीकर खास तौर से नए गठन से पहले दिया, वो होल्ड करेगा फील्ड कि नहीं होल्ड करेगा। अब एक एक करके उसके आर्ग्यूमेंट पर अगर बात करें अगले 30 सेकेंड में, पहली आर्ग्यूमेंट ये है कि 5 जजेस बेंच की रेबल नाबिया के केस में, अरुणाचल प्रदेश के केस में लॉ सेटल्ड है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट अगर उनको रिमूवल का रेजोल्यूशन पेंडिंग है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेयरली स्पीकर के चेंज होने से जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस डेप्यूटी स्पीकर ने भेजा था वो खत्म नहीं होगा। नंबर 3, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी दृष्टांत में, चाहे वो
कर्नाटक का दृष्टांत रहा हो, चाहे और भी जो देश के दृष्टांत रहे हो, किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ कि समय सीमा निर्धारित की हो कि स्पीकर कितने दिन के अंदर उसमें डिसीजन करेंगे। हालांकि जस्टिस रोहिंटन नारीमन की एक जजमेंट इसमें जरूर थी, जिन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए। और सबसे बड़ी चीज उस सबसे निकल करके एक बात ये आती है कि क्या गवर्नर का सरकार बनाने के लिए उस गुट को इनवाइट करना कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वैलिड था? क्योंकि मोरली वैलिड की बात नहीं करते, मोरालिटी की नीरज भाई हम आप नहीं बात कर सकते पॉलिटिक्स में। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी की अगर हम बात करें तो था क्या? तो वहां का अगर आंसर देखें तो आर्टिकल 174 चार बातें कहता है। पहला कहता है कि अगर स्पीकर को लगता है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के पास पावर्स वो नहीं है, नंबर नहीं है, तो वो कॉल कर सकता है। दूसरा, अगर सबसे बड़ी पार्टी जो है अगर वो कहती है, क्लेम करती है कि हम ये जो है इनके पास मेजॉरिटी नहीं है और फ्लोर चल रहा है, तो उस समय होगा। तीसरा एक बड़ा पहलू आता है कि गवर्नर खुद से भी डिमांड करने पर भी और खुद से भी लगता है कि संवैधानिक संकट है, सरकार बना सकते हैं। बाकी मेहमानों के बाद बाकी अगले उसमें चर्चा करेंगे नीरज भाई आपसे। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण है। और अब जो है शायद ये भी कहा जा रहा है कि अपने अपने जवाब दाखिल करिए बुधवार तक, तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पे बड़ी बेंच की बात रखी जाए कि बड़ी बेंच इस पर फैसला करे। तो वो पॉइंट जो मैंने कहा कि शायद ये बात रखी है गवर्नर साहब के वकील के तौर पे नहीं, लेकिन जो एसजी ने रखी थी कि इस बात पे भी विचार होना चाहिए कि जो प्री पोल अलायंस की पार्टीज हैं अगर वो बाहर निकलती हैं, उसमें से कोई गुट बाहर निकलता तो उस पर एंटी डिफेक्शन ना लगे। ये अपने आप में एक बड़ा मसला यहाँ पे बन जाता है। पांडे जी, क्या आपको क्या लगता है वकील के तौर पे? नहीं, देखिए नीरज जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ एज ए लॉयर। अभी उन्होंने जो कहा, देखिए कोर्ट हैज टू आल्सो सी, कोर्ट भी जो है ना वो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को देखती है। तो जब ये शुरुआती बातें हुई तो शिवसेना ने जो आरोप लगाया और जिस प्रकार से जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, जिस प्रकार से उन्होंने नोटिस इशू किया डिस्क्वालिफिकेशन को, उसमें कुछ अनियमितता थी। इसी कारण से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको स्टे कर दिया। आज जो परिस्थिति है नीरज जी, वो क्लियर है कि 2/3 से ज्यादा लोग जो विधानसभा में हैं वो शिंदे गुट जी के साथ है। और अब लोकसभा में भी 12 लोगों के तो फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं ये संख्या 16-17 तक जा सकती है, 16 तक या 15 तक जा सकती है। क्योंकि मैं एक नाम बताना चाहूंगा आपको कि मुंबई में राहुल शिवाले जो एमपी है वो उस गुट के नेता बन चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर आप पूरी शिवसेना की राजनीति को देखिए तो मुंबई, ठाणे, कोंकण, नासिक और मराठवाड़ा की पार्टी है शिवसेना। उसमें से लग रहा है कि पूरा का पूरा जो मुंबई, ठाणे, कोंकण और में गजब की का डिवीजन है। और लॉ ये कहता है कि अगर स्प्लिट है तो चुनाव आयोग इस विषय पर दोनों पार्टी को सुनने के बाद जा करके इस विषय पर पहुंचेगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है नीरज जी एज ए लॉयर कि ये अब लीगल टेंगल में फंस चुका है मसला। अब ये अपील होगा, इलेक्शन कमीशन के पास होगा, वो इलेक्शन कमीशन है, अब तब तक सर 2.5 साल पूरा हो जाएगा। हमें भी पता है कि कोर्ट में किस तरीके से बातें चलती है। तो मेरा ये मानना है नीरज जी कि ये पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू लीगल मुद्दा। अब आप देखिए जो मैंने बात उठे, तो लीगली मुझे लग रहा है कि शिंदे गुट जी के पास वो पूरा का पूरा बहुमत है, एटलीस्ट लेजिस्लेचर पार्टी में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन के बीच में। अब बात आती है कि स्प्लिट कितना हुआ, कितने लोग किनके साथ जाएंगे। देखिए ये तो समय के गर्भ में है। और जितनी बातें आपके शो पर मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ये जो स्प्लिट लग रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि 90% लोग ही बाहर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है। अब ये बात आगे की है जी। पांडे जी, आपको एक मिनट रुकिए। तो सब पॉलिटिकल में हम लोग जब घुस जाएंगे तो फिर वापस लीगल में नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए एक बार थोड़ा भी रुकिए। एक सवाल मेरे मन में और है, वो उसको ही समझ लें। अश्विनी दुबे जी, मुझे ये बताइए कि जब 2/3 सांसद निकल गए, विधायक उतने ज्यादा निकल गए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल शिवसेना जो तिवारी जी वाली शिवसेना है उसमें कितने विधायक अभी इनके पास है, ये संख्या बताई नहीं जा सकती। पार्षदों को देखिए 67 में से 66 शिंदे गुट की तरफ। मतलब अगर ये जब फ्रंट पे डिवीजन होगा हलफनामे वाला तो शायद पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो क्या ये कंसिडरेशन भी कानून की नजर में होता है कि वहां बचा भी कोई है क्या? जी नीरज जी, बड़ा सही आपने प्रश्न किया। देखिए सदन के अंदर कौन सा ग्रुप किसको मान्यता देनी है, जिसके पास नंबर है, वो स्पीकर का सोल प्रोरोगेटिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो स्पीकर ने शिवसेना लेड बाई एकनाथ शिंदे को
विधानसभा के अंदर ये माना कि यही शिवसेना है, तो जब तक वो सदन चलेगा या जब तक 2.5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करते और अगला चुनाव नहीं होता, तब तक वहां पर शिवसेना लेड बाई एकनाथ शिंदे को ही संवैधानिकता और जो वहां पर उनको मान्यता है वो मिल गई। उसी तरह से सिमिलरली कल जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर के जो देश के स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर बिरला जी ने किया, वो वहां पर उनका प्रोरोगेटिव है। एक ये पहलू हुआ। अब हम एक तो यहां ये क्लियर हो गया कि दोनों जगहों पर शिवसेना लेड बाई एकनाथ शिंदे ही विधानसभा में और लोकसभा में लीड करेगी। अब उसके बाद दूसरा जो पहलू आता है वो ये आता है कि किसके पास शिवसेना जाएगी और स्प्लिट ग्रुप कौन सा होगा। तो आप देखिए कल की अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को आप देखें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बनाने के बाद उसको इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। एकनाथ शिंदे गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को बनाया, अध्यक्ष बनाया और अपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्होंने उनको संभाल किया। अब सिंबल किसके पास जाएगा, पार्टी किसके पास होगी, वो इलेक्शन कमीशन निर्धारित करता है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, शाखा प्रमुख, तालुका प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, गवर्निंग बॉडी जो अलग अलग जगहों पर बनी हुई है, पार्षद, पूर्व एमएलसीज, राज्यसभा एमपीज, लोकसभा एमपीज और विधानसभा एमपीज, वो जो चारों पांचों टेस्ट हैं इलेक्शन कमीशन के, वो जो पास करता है उस टेस्ट के मुताबिक उसको पार्टी दे दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना किसकी होगी ये मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के हैं और लार्जर बेंच को, बड़ा अच्छा आपने सही कहा कि एक तरफ हिंट ये भी आ रहा था कि इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाए, तो लार्जर बेंच को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फॉर्मुलेट होगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस की कार्यवाही कोर्ट्स डिसाइड नहीं करती हैं। फ्लोर टेस्ट टाइमली होना चाहिए, इस पर तो लॉ है, लेकिन क्या और बाकी जो कार्यवाही सदन के अंदर की सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने महाविकास आघाड़ी के केस में 2019 से साफ तौर पर कहा कि हम हाउस का सम्मान करते हैं तो हाउस भी हमारा सम्मान करे, परंतु अल्टीमेट टेस्ट कहां होगा, वहां होगा फ्लोर के अंदर। उसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन के केस में भी कोई पैरामीटर्स फिक्स नहीं हुए, लेकिन अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन जुडिशियली करेक्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करें, 48 घंटे के अंदर आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि आपने नोटिस दिया और तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दें। यू हैव टू गिव देम टाइम टू फाइल रिप्लाई। तो उन्होंने 11 जुलाई तक कर दिया और इन द मीन टाइम इतना लीगली सधा हुआ शिवसेना लेड बाई एकनाथ शिंदे गुट का कार्यक्रम चल रहा था, जो कल तक आपने देखा कि बड़े ही करेक्ट, बड़े ही प्रॉपर लीगल एडवाइस से वो चले।